नमस्कार दोस्तों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी, मेरे साथ आदरणीय मौजूद हैं जिनका नाम है पंडित संजय कुमार झा जी। वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर कहें या मानस पुत्र कहें। चलिए बात करते हैं कि आज हम आपके लिए बहुत खास और ज्वलंत मुद्दा को लेकर के मैं आई हुई हूँ और बात करती हूँ आपसे कि दोस्तों ये वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आगे नहीं बढ़ाइएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। क्या मुद्दे हैं, आपका क्या तकलीफ है, समस्या है, इन तमाम बातों को, जैसे बीत रहित कॉलेज, स्कूल, अतिथि शिक्षक, गेस्ट फैकल्टी के बारे में पूरा निचोड़ मैं बताने जा रही हूँ। चलिए बात करते हैं। मेरा पहला सवाल इनसे है कि बिहार के 260 प्लस बीत रहित कॉलेज आज कंगाली में चल रहे हैं। सरकार इन कॉलेजों को वित्त पोषण ग्रांट कब देगी, कोई समय सीमा है या नहीं? इन तमाम बातें पे चर्चा करते हैं। धीरे धीरे सब नेक्स्ट आते जाएंगे और आपका जो बातें है, आप जो हमसे क्वेश्चन करते हैं पूछने के लिए, तो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद मैडम। आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लेके आई हैं। आपके जो प्रश्न हैं वो एकदम ज्वलंत हैं। शिक्षा में ये असामान्यता की बात, जब शिक्षा को सरकार दो नजर से देखती है तो जो वित्तरहित वाले हैं उनकी स्थिति तो बहुत बुरी है। वहाँ समस्या ही समस्या है वित्तरहित विद्यालयों में। न शिक्षण सामग्री है, न बच्चों को बैठने की व्यवस्था है, न बिल्डिंग अच्छी है, न लाइब्रेरी है, न लैब है, न शिक्षकों को वेतन मिलता है। तब भी इस स्थिति में शिक्षक लोग मोर्चाबंदी करके जमे हुए हैं और पूरे उत्साह से पढ़ाते हैं, फिर भी वो भुक्तभोगी हैं। आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और एप्लीकेटेड कॉलेज में शिक्षा के को दो रंग से क्यों देखा गया? शिक्षा शिक्षा है, एक तरह की होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में फैसिलिटी है वही फैसिलिटी एफिलिएटेड कॉलेज को भी होना चाहिए, वित्त रहित तो महाविद्यालयों को होना चाहिए। इस शिक्षा के साथ ये ऊंच नीच भेदभाव हो रहा है सरकार के द्वारा। दूसरा मेरा सवाल है सर कि वित्त रहित कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों गरीब छात्रों की शिक्षा लगातार बाधित हो रही है। सरकार उनकी शिक्षा का खर्च क्यों नहीं उठा रही? अब ये विडंबना है ना मैडम, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उनके खर्चा तो उठा रहे हैं। अब वित्त रहित ये एफिलिएटेड कॉलेज जो है उनको ये दो तरह से देखती है सरकार। शिक्षा चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज दे रहे हो चाहे एफिलिएटेड कॉलेज दे रहे हो, बात बराबर है। दोनों के गुणवत्ता में सुधार होनी चाहिए। सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में एफिलिएटेड कॉलेज अधिक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाता है, वहाँ शिक्षण का प्रबंध सुचारू ढंग से चल नहीं पाता है, तो गांव के लोगों का परफॉर्मेंस कम हो जाता है, गांव के विकास कम हो जाता है। तो एफिलिएटेड कॉलेज का में जो ये बातें हैं, शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है, 8 साल 7 साल पर मिलता है, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा पर है। वो अगर चाहेंगे, अरे कमेटी बन गई, ये बन गई, सारे कमिश्नर बैठ गए, सारे विभाग के सचिव को कमेटी में ले लिया गया, लेकिन वो बैठेंगे ही नहीं। इतने विभाग के अधिकारियों को लेकर कमेटी बनाया गया है, वो लोग बैठेंगे ही नहीं। बैठेंगे तभी जब मुख्यमंत्री की आदेश हो, और मुख्यमंत्री का आदेश होगा तो ये कमेटी 1 सप्ताह में सारा निर्णय ले लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक महीनों तक बिना वेतन काम करते हैं, क्या यह मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? सरकार उनकी सुरक्षा कब करेगी? नहीं, सरकार को मानवाधिकार की कहाँ से खबर है? मानवाधिकार तो प्रतिदिन उल्लंघन होता है। और ये शिक्षक देखिए, 2 तरह के शिक्षक हो गए, वित्त रहित वाले, वित्त सहित वाले। वित्त सहित वाले को महीना 2-3 महीना पर पैसा मिल जाता है, लेकिन वित्त रहित वाले को 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल जब तक वो लोग धरना प्रदर्शन नहीं करे तब तक नहीं मिलता है। और जो मिलता भी है वो मामूली अमाउंट मिलता है, जिससे वित्त पोषण नहीं हो पाता है वित्त रहित महाविद्यालयों का। यह एक अति दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और संवेदनशील विषय भी है। मुख्यमंत्री को इस पर स्वयं ध्यान देना चाहिए, और ये मामला तभी निपटेगा जब मुख्यमंत्री ध्यान देंगे। ये मामला शिक्षा मंत्री के नजर हाथ का नहीं है, वित्तीय बोझ पड़ेगा, मुख्यमंत्री को इस पर निर्णय लेना चाहिए।
अगला सवाल है कि क्या सरकार यह मानती है कि वित्त रहित कॉलेजों की दुर्दशा ही बिहार में शिक्षा गुणवत्ता गिरने का सबसे बड़ा कारण है? ये तो सरकार से पूछिए ना। सरकार सरकार को इतनी चिंता कहाँ है कि वित्त रहित कॉलेज की क्या स्थिति है। यहाँ के अधिकारियों पदाधिकारी को कोई लेना देना नहीं है शिक्षा से। बिहार की शिक्षा स्थिति भारत की सबसे बुरी स्थिति है शिक्षा में। बिहार राज्य शिक्षा के मामले में, शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाते हैं ये लोग। बहुत तरह की बातें हैं। शिक्षकों को थोड़ा प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री न जाने क्यों अब असंवेदनशील हैं। जबकि अब ये देखिए कि 260 से ऊपर बिहार में ये वित्त रहित एफिलिएटेड कॉलेज हैं और उतना ही आसपास कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज भी हैं। तो ऐसा नहीं है, वित्त रहित का भी वही हाल है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का भी वही हाल है। आप जाइए कॉलेजों में तो वहां पर आपको शिक्षा का माहौल देखने को मिलेगा ही नहीं, लगेगा नहीं यहाँ शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है। अगला सवाल है कि वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षक पेंशन, वेतन, मेडिकल, पीएफ जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों है? क्या सरकार इसके ठीक करेगी? ना, सरकार कुछ नहीं करेगी और सरकार कुछ कर भी नहीं पाएगी। वित्त रहित कॉलेज के बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती है। ये 40 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं वित्त रहित शिक्षा वाले कॉलेज, और इनका नेतृत्व करने वाले नेता लोग एमएलसी बन गए। वो लोग जो है सो 40 साल से सत्ता में डटे हुए हैं। उन लोगों को भी, जो वित्त रहित शिक्षक पहले न्याय के लिए संघर्ष करते रहे, वो एमएलसी बन गए हैं और उन लोगों को कोई चिंता नहीं है, बस सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और जिस संघर्ष को करके वो विधान पार्षद बने हैं या विधायक बने हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वे लोग भी असंवेदनशील हैं। नहीं तो 40 साल से ये संघर्ष चले और अभी तक जारी हो। अरे यही नेतागिरी जो ये लोग कर रहे हैं, शिक्षकों, वित्त रहित शिक्षकों के शिक्षक लोग, वो तो अब एमएलसी बन गए, सरकारी सुख सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। अगर वित्त रहित विद्यालयों का समस्या का समाधान हो जाए तो इन लोगों की नेतागिरी खत्म हो जाएगी। अगला सवाल है कि क्या सरकार एक वन टाइम ग्रांट पैकेज लाएगी ताकि वित्त रहित कॉलेज स्थिरता से चल सके? नहीं, सरकार अपनी आवश्यकता के हिसाब से काम करती है मैडम। सरकार को क्या लेना देना है वन टाइम रिलीफ देने का, वन टाइम ग्रांटी नेट देने का? देना तो चाहिए। नहीं देंगे तो उनकी आधारभूत संरचना कैसे ठीक होगी? कॉलेज में बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, लैब में कुछ नहीं है, एकदम जैसे लगता है कि तावाला का रूप बदल दिया है। लड़के बच्चे इधर से उधर घूमते रहते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षकों में योग्यता की कमी भी पाई जाती है। तो मुख्यमंत्री को ये मामला सीधे मुख्यमंत्री जी का है, ये शिक्षा मंत्री का नहीं है। इसमें वित्तीय संसाधन इन्वॉल्व है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए इस समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। अगला सवाल है कि क्या वित्त रहित शिक्षकों के मानदेय को सरकारी नियमित शिक्षकों के करीब लाने का कोई रोड मैप है? अगर है तो कब? नहीं, कोई रोड मैप नहीं है। अगर रोड मैप रहता, ये लोग सोचते भी नहीं है ये बात को। होना तो ये चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के शिक्षकों को जितना वेतन मिलता है, पीएफ मिलता है और भी अन्य मेडिकल सुविधाएं मिलती है, उतनी सुविधाएं तो एफिलिएटेड कॉलेज वालों को भी मिलनी चाहिए। क्यों? वो शिक्षक नहीं है, वही लोग शिक्षक हैं, इनके पास डिग्री नहीं है, उन्हीं के पास डिग्री है। तो सरकार की उदासीनता है मैडम। सरकार जानबूझ के ये काम कर रही है, वित्त रहित में बांट करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। नेक्स्ट सवाल है कि अतिथि शिक्षकों यानी कि गेस्ट फैकल्टी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका मानदेय इतना कम क्यों है कि वे सम्मानजनक जीवन भी नहीं जी सकते? सरकार संवेदनहीन है। उनको क्या मालूम कि मानवाधिकार क्या है, मानव जो किस ग्रेड के लोग हैं उनको कितना वेतन मिलना चाहिए, उनको कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए, अन्य क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार की दोगली नीति है इस शिक्षा नीति में। वित्त रहित और वित्त सहित करके कॉलेजों को बांटना और शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ना, यह सरकार की शिक्षा के प्रति इंसाफ नहीं है और सरकार संवेदनशील नहीं है।
यही बात कहना चाहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि क्या सरकार अतिथि शिक्षकों के लिए न्यूनतम 40,000 मासिक मानदेय का कोई प्रस्ताव विचार कर रही है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ ना कोई प्रस्ताव लेके जाने वाला है, ना सरकार की तरफ से कोई सुनने वाला है। आप जाइए ना, आप जाइए, कोई नहीं सुनेगा। सबके सरकार में स्थिति ये है कि हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे आईएएस अधिकारी, जो मुख्य सचिव लोग स्तर के पदाधिकारी हैं, वो पढ़ते ही नहीं है। आप उनको पत्र लिखिए ना, कहाँ से जवाब आ जाता है देख लेते हैं। धरना प्रदर्शन कीजिएगा तब भी वो लाठी उठी चलवा देंगे, आपको लगेगा आप बेवजह और परेशानी में पड़िएगा। ये लोग असंवेदनशील हैं शिक्षा के प्रति, तो प्रारंभ से ही असंवेदनशील है। ये लोग चाहते हैं कि बिहार के बच्चे मूर्ख बन के रहें और हमको वोट देते रहें। अगला सवाल है कि अतिथि शिक्षकों को वर्ष में 8 से 10 महीनों का भुगतान मिलता है, बाकी महीनों में उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? इसका समाधान क्या है? सरकार को सोचना चाहिए। और क्या समाधान क्या है? समाधान क्या है कि सरकार को तो वेतन देना ही चाहिए, अतिथि शिक्षकों को भी अच्छा पैसा देना चाहिए, जिससे वो मन लगा के बच्चों को पढ़ावे। अब सरकार तो कुछ भी, तो अब तो बताया कि जो ये वित्त रहित के लिए तो पूरी तरह से सरकार जो है सो आंख बंद करके बैठी हुई है। हल्ला कीजिएगा, बहुत हल्ला कीजिएगा, कहीं इलेक्शन का समय आ गया तो आपको मिल गया पैसा। इलेक्शन का समय आएगा तभी, अब 5 साल के बाद ये लोग वित्त रहित वाले धरना प्रदर्शन 5 साल के बाद करें। अभी जाएं कॉलेज में बैठे पढ़ावे, 4 साल तक बैठे रहे। हाँ बैठे रहे। जब चुनाव का समय आएगा तो ये लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, तो सरकार सोचेगी कि वोट लेने के लिए इन लोगों को बढ़ा दो। कैसे आशा का वेतन, ये मानदेय बढ़ा के दुगुना कर दिया। वही देख रहे हैं ना, ये सब चुनाव जीतने के लिए हुआ। 10,000 रुपया दे के प्रभावित कर दिया गया वोटरों को। पहले क्यों नहीं किए थे? चुनाव के समय में ही क्यों किए? तो सरकार की मंशा केवल वोट लेने की है। सरकार की मंशा शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ न्याय हो, वो लोग अपने दिल से पढ़ावे खुशी से, ऐसा कोई विचार नहीं है सरकार का। अगला सवाल है, क्या सरकार गेस्ट फैकल्टी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाएगी ताकि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों को नियमित किया जा सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी सरकार, जब वेतन अभी दे ही नहीं रही है तब करेगी सरकार। सरकार केवल वोट के लिए काम करती है मैडम। सरकार आप देखे नहीं, कहे कि ठीक है 10-10 हजार रुपया दिया, 1,40,00,000 घर को, तो वोट ले लिए, जीत गई, थंपिंग वोट से जीती। तो सरकार छल प्रपंच करती है, कूटनीति करती है, ऐसी ही रणनीति बनाती है। तो सरकार का डिफिनेशन वही है, तब नहीं करेगी? नहीं, अब बात सरकार को थोड़ा, सरकार को न्यायपूर्वक ढंग से काम करना चाहिए, सामाजिक न्याय के दायरे में जाके काम करना चाहिए। ये जो वित्त रहित शिक्षक हैं वो सामाजिक न्याय के दायरे में है, वो मानवाधिकार के दायरे में है। इस चीज को मानवाधिकार आयोग को लिखना चाहिए, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डालना चाहिए कि शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों। अगला सवाल है, क्या सरकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित पद सृजित करें, अतिथि शिक्षकों पर निर्भरता खत्म करने का कोई प्लान बन रही है? देखिए, ये हम सुन रहे हैं आज 20 साल से कि 3,000 शिक्षक जो बहाल होंगे विश्वविद्यालयों में। तो ये तो बात आप बिहार विश्वविद्यालय आयोग में जाके जो उसके अध्यक्ष हैं, जो उनके सचिव हैं, उन लोगों से पूछना चाहिए। देखिए, अगला सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। देखिए 20 सवाल हैं जो मतलब कि सर से जो है डिस्कस कर रही हूँ कि ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आपके हित के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई कॉलेजों में 80% से अधिक क्या बोलते कक्षाएं अतिथि शिक्षकों के भरोसे चलती है। क्या यह गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की परिभाषा है? ये सरकार की मानसिकता, दिवालियापूर्ण मानसिकता है ये। अब बताइए ना, इसमें क्या कहा जाए? इसी कहते हैं कि इतना शिक्षक बहाल कर लिए, 10 लाख शिक्षक बहाल कर दिए, और सबसे बड़ी बात, किसी एक समय में, इलेक्शन के समय में 10 लाख शिक्षक बहाल करना, और शिक्षक का रिक्वायरमेंट आप भी करें ना, 80% अतिथि शिक्षकों, अतिथि शिक्षक पर जो है बिहार के स्कूल कॉलेज डिपेंड करते हैं। महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षक पर ही डिपेंड है। यहाँ विगत 20 साल से एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर का बहाली नहीं हुआ है। अब सुनते हैं कि अब 2016 में हो जाएगा, फिर अब 2016 खत्म होगा, 2017 में हो जाएगा।
तो ये सिलसिला अनवरत है, चलते रहता है। यहाँ पर शिक्षा, जब शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा का गुणवत्ता क्या होगा, ये तो ध्यान देने की बात है मैडम। अगला सवाल है, क्या सरकार ने यह अध्ययन कराया है कि अतिथि शिक्षकों पर आधारित शिक्षा मॉडल छात्रों के भविष्य को कैसे प्रभावित करता ना, ये सब कुछ नहीं किया है। केवल अतिथि शिक्षक रख लेते हैं, उनको भुगतान भी नहीं देते हैं, उनको कोई निर्देश, दिशा निर्देश भी नहीं देते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। शिक्षकों की तो सबसे बड़ी शिक्षा है, प्रशिक्षण होता ही नहीं है। हमारे कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के शिक्षकों का कभी कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है सवाल दोस्तों कि भुगतान में देरी, महीनों तक मानदेय न मिलना, क्या सरकार ने इसके लिए कोई जवाबदेही प्रणाली, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाई है? सरकार में कोई जिम्मेदार नहीं है। किसको जिम्मेदार मानिएगा? आईएएस अफसर को, प्रधान सचिव हैं, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं। उनकी कोई मंशा नहीं है कि शिक्षा में सुधार हो जाए, कॉलेज में शिक्षक आ जाए। ये देखिए, ये सारा फैसला माननीय मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। अब अगर माननीय मुख्यमंत्री को अगर कहीं दिमाग में आ गया कि नहीं ठीक कर देना है, तो जो कमेटी बना है तुरंत फोन करेंगे, कमेटी 1 से 2 दिन में सारा निर्णय, एजेंडा तैयार करके सारे शिक्षकों को सुविधा प्रदान कर देंगे। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से ही बात कीजिए मैडम, आप उनसे मिलिए, मुख्यमंत्री से। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और बहुत दिनों से लंबित है, 40 वर्षों से यही हो रहा है। वित्त रहित शिक्षक, वित्त रहित शिक्षा, ये शिक्षा का अराजकतापन है। ये शिक्षा थोड़ी है, अशिक्षा है, अनीति है शिक्षा के प्रति, शिक्षा के प्रति अन्याय है वित्त रहित महाविद्यालय। अगला सवाल है कि वित्त रहित कॉलेजों और अतिथि शिक्षकों के मुद्दों पर सरकार ने आखिरी बार कैबिनेट में चर्चा कब की और क्या निर्णय लिया? ये हमको नहीं मालूम, ये उन्हीं लोगों से जाके पूछिए, शिक्षा सचिव से पूछिए कब हुआ। मीटिंग हुआ ही नहीं। इन लोगों की कोई मंशा भी नहीं है मीटिंग उटिंग करने का। अब देखिए मैडम, कितना दुर्भाग्य है। अब 10-10 हजार रुपया का इतना पैसा बांट दिए, 10-10 हजार, अब फिर 2-2 लाख देंगे सबको। वो पैसा तो डूबेगा ही। उस पैसा की क्या उपयोगिता होगी वो तो साबित करके अब दिखावे ना। ये लोग सर्वे करे ना, ये 10-10 हजार दिए तो कितना खुल गया और कितना खा गया, और फिर 2-2 लाख देंगे। ये वोट लेने के समय में ये लोग आगे बढ़ करके कमिटमेंट करते हैं। अब तो 2-2 लाख देना पड़ेगा। अब जब किसी को 2 लाख दे सकते हैं तो कॉलेज के शिक्षकों को नहीं दे सकते हैं 2-2 लाख। बिहार में सरकारी और वित्त रहित कॉलेजों के बीच इतनी बड़ी असमानता क्यों है? क्या सरकार दोनों को समान अधिकार देगी? देना तो चाहिए। शिक्षक वही हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पढ़ा रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट वाले शहरी क्षेत्र के लड़कों को पढ़ा रहे हैं। शहरी क्षेत्र के लड़कों को कोचिंग भी मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों को कोचिंग नहीं मिल पाता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बात है कि क्या सरकार वित्त रहित संस्थानों को ग्रांट देकर 5 वर्षों में उन्हें पूर्ण वित्त पोषित कॉलेज बनाने का कोई प्लान लाएगी? ना, ऐसा कोई हमको प्लान समझ में नहीं आता है। आप सीधे माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए, उनके दिमाग में आएगा तो फिर सबको 2-2 लाख दे देंगे। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में चल गए हैं। अब लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि अचेत अवस्था। हाँ, इतना जरूर दिखाई पड़ता है कि मुख्यमंत्री माफियाओं से घिरे हुए हैं, मुख्यमंत्री चमचागिरियों से घिरे हुए हैं, चाटुकर्ताओं से घिरे हुए हैं, और उन्हीं लोगों के बारे में सोचते हैं। उन मुख्यमंत्री के पास वित्त रहित शिक्षक जा सकेंगे? बताइए ना। तब कैसे उनको न्याय मिलेगा? मुख्यमंत्री तो कभी सोचते भी नहीं होंगे वित्त रहित शिक्षकों के बारे में, तो उनकी दुर्दशा के बारे में। उनका भी परिवार है। अरे उन लोगों की स्थिति बहुत बुरी है। हम तो देखे हैं कई कॉलेज में योग्य शिक्षक भी हैं जो वित्त रहित कॉलेज हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत खराब है। अगला सवाल है दोस्तों कि क्या सरकार अतिथि शिक्षकों और वित्त रहित कॉलेजों की समस्याओं को सुनने के लिए एक सीएम टास्क फोर्स ऑफ हायर एजुकेशन क्राइसिस बनाएगी? ना, ये तो मुख्यमंत्री से पूछिए। ये प्रश्न जो है, ये जो आप प्रश्न कर रही हैं, सीधे इसके लिए मुख्यमंत्री दायित्व है, वही इसका जवाब दे सकते हैं। अगर उनके दिमाग में आएगा कि वित्त रहित शिक्षकों को और इधर जो विश्वविद्यालय के शिक्षक लोगों के बीच में समानता बनाई जाए, तो ये काम सीधे मुख्यमंत्री के दिमाग से होगा और कोई नहीं। शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, ये सब फेल है।
तो आपके जो ये प्रश्न हैं, मुख्यमंत्री सर, हाँ, मुख्यमंत्री से जाकर के मिलिए, आप उनसे समय लीजिए। और ये प्रश्न को कोई नहीं पूछता है, आप लेके आई हैं, बहुत जमीनी स्तर का प्रश्न लेकर के आई हैं, जिससे लोग जुड़े हुए हैं और दुर्दशा की स्थिति में हैं। बिहार के वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षक बड़ी बुरी स्थिति में है, निर्धनता में अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ विकल्प नहीं है, इसलिए वहां बने हुए हैं। ये 4 साल, 5 साल, 7 साल पर कुछ तो आ जाएगा। मतलब कि लास्ट में जो है आपसे जो है मेरे चैनल के माध्यम से दोस्तों ये देखिएगा कि ये 20 सवाल जो है ज्वलंत मुद्दे को लेकर के मैं लेकर के आई थी, और देखिए बहुत तरीके से विधि व्यवस्था को लेकर देखते हुए जो है बहुत शालीनता से उन्होंने जवाब दिया, कैसे क्या आपके हित के लिए सोचते हैं और इनका जो है आगे आगे तक जो है पहुंचे और विधि को देखते हैं, करते हैं, और आपका जो है न्याय जो है आपको जो है मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आते हैं कि लास्ट में कि बिहार शिक्षा संकट का असली समाधान क्या है। नियमित नियुक्ति, वित्त पोषण, ये दोनों, और इसे लागू करने की आपकी समय सीमा को लेकर के मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा क्या होगा? ऐसा कोई समय सीमा नहीं है। फिर इलेक्शन को देखते हुए, फिर चुनावी लाभ के लिए, अब अगले वर्ष 5 वर्ष के बाद ये सब संवेदनशील मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री किसी को पैसा देने वाले नहीं। पहले तो ये देखते हैं ना कि 10-10 हजार देने के बाद 2 लाख देते हैं कि नहीं देते हैं। 2 लाख रुपया किसी को दे देने के लिए जिसमें इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, क्या सभी उद्यमी हैं? सभी तो उद्यमी नहीं है, सभी उद्यमी नहीं हो सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप का कुछ गुण होता है, तो वैसी महिलाएं जिनके पास इंटरप्रेन्योरशिप का गुण है उनको दिया तो कोई बात नहीं है, और बाकी को दे दिया बिना प्रशिक्षण के, तो ये रुपया का दुरुपयोग, दुर्व्यवहार है। तो इसलिए इन लोगों को कोई संवेदनशीलता नहीं, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद। देखिए दोस्तों कि मानस पुत्र मिस्टर संजय कुमार झा जी मेरे साथ थे। देखिए इन तमाम बातों को लेकर के जो है चर्चा हुआ। अगर आपको लगता है कोई सुझाव है, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई अगर सलाह एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके से चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक है तो फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।